हेलो दोस्तों। अब तक हमने इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करनी है ये सीख लिया। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना हर उस फ्रेंड को, हर उस रिलेटिव को जो अभी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि बेसिक से बेसिक नॉलेज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। आज का मॉड्यूल का नाम है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। हमने फोर्थ मॉड्यूल में देखा था हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करना है। अब तक हम अकाउंट खोलने के ऊपर आ चुके हैं और कैसे बैलेंस ऐड करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरह के एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसे आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क कम होती है और आपके रिटर्न्स में स्टेबिलिटी आती है। तो कैसे करते हैं स्प्रेड इन्वेस्टमेंट और क्यों ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करता है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही तरह का एसेट है, तो अगर उस एसेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग तरह के एसेट्स हैं, तो अगर एक एसेट में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा एसेट की वैल्यू कम होने से बच सकती है। क्योंकि वॉरेन बफेट जी का एक रूल है कि तो अपने जो फंड्स है उन्हें अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। अब डाइवर्सिफिकेशन करने के फायदे क्या क्या होते हैं, तो रिस्क कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन से आपके इन्वेस्टमेंट की रिस्क कम होती है। उसी के साथ साथ रिटर्न्स में स्टेबिलिटी आती है। मतलब अगर कहीं पे भी कम आ रहा है रिटर्न, अगर कहीं पे ज्यादा आ रहा है तो वो एवरेज होकर रिटर्न्स आपका मिल जाता है। और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब कैसे करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ये समझते हैं कि अलग अलग तरह के एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए और रियल एस्टेट हो गए, या फिर एफडीआरडी। सब भी तरह में थोड़े 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 आपके फंड आपको डालते जाने हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव भी लाना चाहिए। वैसे ही नहीं रखना है कि अगर कहीं पे आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए। को अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट की रिस्क को कम करती है और आपके रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाती है। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उसमें जरूरत के हिसाब से हमेशा चेंजेस भी लाते रहने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो एसेट एलोकेशन भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन मतलब कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरह से एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क कम होती है और आपके रिटर्न्स में स्टेबिलिटी आती है। डाइवर्सिफिकेशन है वैसे ही एलोकेशन है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह के जो एसेट्स है उनका बेसिक बताया गया है कि क्या है बेसिक। तो ये रिस्क टॉलरेंस रहता है आपका। आपका जितना भी रिस्क है वो कितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसी हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना है। आपके गोल्स इंपॉर्टेंट है कि कौन से गोल्स फाइनेंशियल आपको हासिल करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ये है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, 10 ईयर के लिए, 20 साल के लिए या फिर 30 साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है ये भी क्लियर होना जरूरी है। और एसेट क्लासेस ये हैं कि आप किस तरह के एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स है, रियल एस्टेट है या फिर इंडेक्स फंड है। ये अलग अलग तरह के एसेट्स क्लास है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, तो देखिए ये प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपके खुद के रिस्क बिहेवियर पे, रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप कंजर्वेटिव रिस्क टेकर हो तो आपको क्या करना चाहिए, 60% बॉन्ड्स में रखने चाहिए, 30% आपकी अमाउंट स्टॉक में रखनी चाहिए और 10% आपको कैश में रखनी चाहिए। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो 40% आपको बॉन्ड्स रखने चाहिए, 50% आपको स्टॉक्स रखने चाहिए और 10% आपको कैश रखने चाहिए। यदि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो कि मुझे बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स भी चाहिए,
तो मैं हाई रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, तो आपको 20% ही ओनली बॉन्ड रखने चाहिए और 70% जो आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको 70% स्टॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। अगर आप अच्छे कंपनी को चूज करना जानते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बना के देता है। और 10% ओनली कैश रखनी चाहिए। ये 10% कैश कॉमन है, लेकिन आपके स्टॉक्स और बॉन्ड के जो एलोकेशन है वो आपको खुद के आपके रिस्क पे आपको मैनेज करने हैं। प्रॉपर एसेट एलोकेशन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करती है और आपके रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाती है। आपको अपने रिस्क के टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और एसेट क्लासेस के ध्यान में रखते हुए और एसेट क्लासेस को ध्यान में रखना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरह के एसेट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चलते हैं बाय जियोग्राफी मैटर। जियोग्राफी जियोग्राफी क्यों मैटर करती है और क्या है जियोग्राफी? जियोग्राफी में मेनली दो क्राइटेरिया आते हैं कि एक डोमेस्टिक स्टॉक्स आते हैं और एक इंटरनेशनल स्टॉक्स आते हैं। ज्योग्राफी का महत्व है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और रिस्क को प्रभावित करता है, मतलब इम्पैक्ट डालता है देश के आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जो भी सोशल इंसिडेंट्स है उसी की वजह से आपको उतना रिटर्न मिलता भी है, रिस्क भी रहता है और रिवॉर्ड भी रहता है। तो इसके लिए हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मैटर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि डोमेस्टिक मैटर्स में डोमेस्टिक जो स्टॉक्स होते हैं उसमें लो रिस्क रहता है, और क्योंकि आपके देश की इकोनॉमिक्स पे डिपेंड रहता है, पॉलिटिक्स पे डिपेंड रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि चलो अब आज ये इंसिडेंस हुआ है, तो ये शेयर प्राइस नीचे आएगा, ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ये आपको इजीली समझ में आता है। तो इसमें लो रिस्क रहती है, इजी मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि देश हमारी लैंग्वेज में रहता है, तो और उसके बारे में जानकारी भी हमारे लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में हमें मिल जाती है, तो ये मैनेज करना हमें काफी इजी लगता है, तो इजीली ये मैनेज भी हो जाता है। और उसी के साथ साथ हमारा अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा पोर्टफोलियो था, हमें टैक्स बेनिफिट भी उसके अराउंड मिल जाता है, क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक स्टॉक्स है। अब इंटरनेशनल स्टॉक्स को क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स वो है जो अन्य देशों में लिस्टेड होते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने के फायदे भी है, ये डाइवर्सिफिकेशन रहता है। इन ये जो जितने भी इंटरनेशनल स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करने से आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे आपके रिस्क कम होते हैं। मतलब वहाँ के अलग रूल्स रहते हैं, वो अलग अलग वहाँ अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई रहते हैं। अब यहाँ पे हाई रिटर्न्स भी जनरेट होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि अन्य देशों की क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो ग्लोबल इवेंट्स है, उस वो उन स्टॉक को अफेक्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं। वहाँ पे जो ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल होने की वजह से जो भी ग्लोबल एक्सपोजर होता है, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जो भी ग्लोबल न्यूज आती है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट काफी अफेक्ट होता है और उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो इंक्रीज होने में भी हेल्प मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अगर रुपीज की वैल्यू है वो डिप्रिशिएट भी हो जाती है और एप्रिशिएट भी हो जाती है, उसी को कन्वर्ट करके डॉलर में हो जाता है। तो क्या होता है, उस टाइम पे हमें उसका भी एक करेंसी एक्सचेंज का भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल स्टॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और रिस्क को वो इम्पैक्ट डालती है, तो इसके लिए जियोग्राफी के हिसाब से आपको आपके खुद के इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब चलते हैं हम द रोल ऑफ ईटीएफ एंड फंड्स के ऊपर। पहले तो समझते हैं कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अभी के टाइम पे मतलब एक 2-3 महीने से हम लोग बार बार ईटीएफ 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 सुन रहे हैं। तो ईटीएफ क्या करता है, ईटीएफ एक सेक्टर को लीड करता है। किसी भी एक सेक्टर का एक ईटीएफ आता है और वहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर ईवी सेक्टर है, ईवी सेक्टर है या फिर कोई भी मेडिकल सेक्टर है, एफएमजीसी सेक्टर है, ये जो सेक्टर को है वो ईटीएफ प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेक्स फंड टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ईटीएफ के फायदे क्या हैं कि ईटीएफ में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि ये कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स को एक साथ कंबाइन करता है।
मैंने पहले भी बताया कि अलग एक ही सेक्टर को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कई स्टॉक्स और बॉन्ड्स को क्या करता है, एक साथ में वो रिप्रेजेंट करता है। इसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, ये इंडेक्स फंड टॉप 50 कंपनी को लीड करता है, तो यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन हमें मिल जाता है क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको काफी अलग अलग सेक्टर की लीडिंग कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने को मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें लो रिस्क रहती है क्योंकि ये टॉप 50 कंपनी के होने की वजह से इन्होंने काफी रिस्क पीछे छोड़ दी होती है, तो इसके लिए यहाँ पे भी लो रिस्क रहती है और लो फी यहाँ पे भी रहती है। लेकिन आप इंडेक्स फंड में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है? तो इंडेक्स ईटीएफ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स फंड में आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी नहीं है। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड के फीस अलग अलग होती है। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है क्योंकि इंडेक्स फंड एक टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और ईटीएफ एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं। इनमें से ईटीएफ्स में मेन फ्लेक्सिबिलिटी कम फी होती है, लेकिन इंडेक्स फंड में कम रिस्क और कम फी होती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और टॉलरेंस के हिसाब से ईटीएफ या इंडेक्स फंड को चुनना चाहिए। चलते हैं, हम इतना तो बहुत कुछ सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट की पूरी कैसे की जाए, लेकिन रिव्यू और रिबैलेंसिंग कैसे करेंगे हम हमारा पोर्टफोलियो? क्योंकि हमें ये जितना भी हम अगर अच्छी कोई कंपनी दिखे तो हम बहुत जल्दी से वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमें हमेशा खुद का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, हमें ट्रैकिंग करना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना और कैसे और कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए पहले तो है कि रेगुलरली हमें अपना अकाउंट जो है वो रिव्यू करना चाहिए। 6 महीने में, साल में आपको पूरा ट्रैक बनाना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि कितना आपको रिटर्न जनरेट हुआ है, कितना आपने कमाया है या फिर कितना आपको फीस पड़ी है, चार्जेस पड़ी है, सब कुछ आपको देख लेना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स फुलफिल कर रहे हैं, वो भी आपको देख लेना चाहिए। और आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए कि कहाँ पे कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो अब इससे अगर हमें कुछ अगर समझता है कि कुछ यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये रीबैलेंसिंग कैसे करें? तो पहले तो अपने पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन के देखो और समझो कि क्या अभी भी वही है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अभी अगर ईवी सेक्टर चल रहा है, तो वो 10 साल बाद चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद चल भी सकता है। अभी अगर कोई भी टेक सेक्टर चल रहा है तो बाद में जाके चलेगा, या फिर अगर कोई एमएसएमई है, वो अभी चल रहा है बाद में चलेगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज रीबैलेंसिंग करना चाहिए और अपने एसेट को रिव्यू करते रहना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वो एसेट्स आपके खुद के फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी है कि कितना टैक्स आपको कहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो और कहाँ पे आपको फीस आपकी ज्यादा कटिंग चार्जेस हो रहे हैं, तो वो भी आपको, अगर किसी भी अकाउंट में आपके ज्यादा कटिंग हो रही है, ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, तो आपको ब्रोकर वो है वो भी स्विच करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपको खुद के पोर्टफोलियो को रिव्यू और रिबैलेंस करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स को पूरा कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एसेट एलोकेशन ट्रैकिंग से भी आप उनके कुछ एक्सेल शीट भी बना सकते हो कि चाहे तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, उस पे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया, इससे भी आपको अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हो और कोई सॉफ्टवेयर या टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। आपने आज देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझा कि कैसे खुद के इन्वेस्टमेंट को आपको डाइवर्सिफाई करना है और कैसे एसेट एलोकेशन को समझना है और खुद का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जनरेट करना है आगे आने वाले 30 सालों के लिए। दोस्तों यस, आपको अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वेल्थ का गेम खेलना है, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अगर रिटर्न आपको जनरेट करना है, तो एसेट एलोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।